हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जीएसयू प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, तो जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट और पेपर को तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन आप लोग पिछले पार्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, 1905 बनारस अधिवेशन में किसको विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें किसको जो है विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूट पद्धति कहाँ पर प्रचलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, लूट पद्धति प्रणाली जो है ये संरक्षक पद्धति भी इसको कहा जाता है, जिसको नौकरशाही कहा जाता है। यह प्रणाली जो है अमेरिका में प्रचलित रही है, जो चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने के संबंध से ये मानी जाती है। और यह प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है, जिससे जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान किस शिखर सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य देश बना था? तो किस शिखर सम्मेलन में? तो ये 14वें शिखर सम्मेलन जो 2007 में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां देश बना था। इसमें 8 देश हैं, आप लोग जानते होंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान और अफगानिस्तान। तो 8 देश इसमें कुल हैं। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। इसका मुख्यालय जो है नेपाल काठमांडू में है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, यह किसने कहा है? तो ये कहा था बारकर ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बारकर ने कहा था, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है, यह किसने कहा है? स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है, तो ये कहा था ग्रीन ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन ने कहा था स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसमें संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, यह किसकी रचना है? यह पुस्तक जो विधान शास्त्र पर व्याख्यान है, यह किसकी रचना है? तो ये पुस्तक है आपका जॉन ऑस्टिन का। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने इस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा राज्य दैवी इच्छा है जो पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है? तो ये कथन है हेगल का। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता, स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है? तो ये कथन किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वेलेंटाइन सिरोल। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल जो थे ये लंदन टाइम्स के संवाददाता भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने इंडियन अनरेस्ट
नामक पुस्तक भी लिखी थी। और वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा था। तो 2-3 पॉइंट है यहाँ से, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है प्रशासन चलाना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं जैसे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक तथा अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इसमें सरकार के 3 अंग माने जाते हैं जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के नाम से जाने जाते हैं। इनमें कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, ठीक है, और उसकी समुचित देखभाल करना, विदेश से संबंध बनाना, प्रशासन चलाना, ये सभी कार्यपालिका के कार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, ये दबाव समूह का कार्य होता है। दबाव समूह के और बहुत सारे कार्य हैं। अनुनय हो गया, सौदेबाजी हो गया, सीधी कार्रवाई हो गया, लॉबिंग विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित में कानून का निर्माण करवाना, दूरसंचार सेवाओं साधनों का सहित की पूर्ति हेतु प्रयोग करना, गोष्ठियों का आयोजन करना, न्यायालयों में याचिका दायर करना, ये सभी जो है दबाव समूहों के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो जे.एस. मिल। ठीक है, राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य की दृष्टि से जो है जे.एस. मिल ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोध किया था। उन्होंने सुझाव रखा था कि शासकों का चुनाव अज्ञानी और विवेकहीन जनता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामूहिक साधारण बुद्धि के द्वारा जो है शासन के दोष कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व होता है? तो जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व जो है वह स्वतंत्र प्रेस है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनमत के निर्माण में परिवार हो गया, स्वतंत्र प्रेस हो गया और शिक्षण संस्थाएं सभी की भूमिका होती है, परंतु स्वतंत्र प्रेस की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अन्य संस्थाओं में जनमत का स्वरूप एक पक्षीय हो सकता है या संकीर्णता से ग्रसित हो सकता है, किंतु स्वतंत्र समाचार पत्र अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष और दृष्टिकोण में व्यापक रखते हैं, इसलिए इन्हें शासन का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, स्वतंत्र प्रेस को। ठीक है, चौथा स्तंभ भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव कौन डालता है? तो प्रेस हो गया, रेडियो, दूरदर्शन, ये सभी जो है लोकमत के निर्माण पर अधिक प्रभाव डालते हैं। प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन जो है लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालते हैं और इन संचार साधनों से एक विचार सब तक पहुंचाया जाता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर एक विवाद सा चलता रहता है तथा विभिन्न विचार विकल्पों में से जो है किसी एक पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आप लोग जानते होंगे 111 धाराएं हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन जो है 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है
15 न्यायाधीश सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल जो है 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है, जो नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति जो होता है यानी कोरम जो होता है, इसके लिए न्यायाधीशों की संख्या 9 होनी आवश्यक मानी जाती है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गुट निरपेक्षता की वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जो है नेहरू जी ने किया था। और सितंबर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था कि हम इसे गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुटनिरपेक्ष शब्द की विभिन्न रूप में व्याख्या की जा सकती है, परंतु मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग जो है विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर जो है 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका और उसका रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। और सरकार के गठन के पश्चात जो है 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 शुरू में जो है 50 ही किए थे। तो ये आयोग द्वारा इसमें कॉमन अंक सबको दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 50 किए थे, बाद में पोलैंड आया था। पोलैंड जो है 15 अक्टूबर को किया था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? तो ये महासभा के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग महासभा द्वारा जो है पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को जो है अंगीकृत किया गया था। और मानवाधिकारों को लेकर की गई यह जो है सार्वभौमिक घोषणा मानवों के अधिकारों के संबंध में मील का पत्थर साबित हुई। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 1996 में आया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजराल सिद्धांत जो है भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर है। इसका सूत्रपात जो है देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री तथा बाद में जो है प्रधानमंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। वर्ष 1996 में जो है तैयार गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ एक तरफा रियायतें दे सकता है। यही गुजराल सिद्धांत था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो ये जन्म के आधार पर। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम था मूलशंकर। इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, महत्वपूर्ण नारे हैं, नेता हैं, इसको मिलान करना है। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। तो ए में आपका दूसरा सही हो जाएगा। दिल्ली चलो ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे बी में आपका एक सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने। और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे सी में 4 और डी में 3। ठीक है, तो 2 1 4 3। तो यहाँ पे दूसरे में देखिए 2 1 4 3। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था? तो वो था जॉर्ज यूले। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो हुआ था 1888, इसकी अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन जो है प्रयागराज में हुआ था।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के नरमपंथियों का विश्वास था। नरमपंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो है राज वाम मध्य आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। और इनकी उदार नीतियों को जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। तो ये रद्द किया गया था 1911 में। दिसंबर 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में ही जो है 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की गई। और घोषणा के अनुरूप जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में जो है पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे जो है अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 की जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वह जानी जाती है। तो वो हंटर समिति, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। और कमीशन ने जो है मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था। तो ये 1929 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। और उन्होंने साबरमती आश्रम से जो है 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून भंग किया। और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्हें औपचारिक रूप से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया। तो ये 1935 के भारतीय अधिनियम से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतों में गवर्नर केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो जो प्रथम सत्याग्रही था वो आचार्य विनोबा भावे थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और यह सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को हुई। और विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमज़ोर पड़ने लगी तब मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल
के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो है भारत भेजा था। क्रिप्स ने जो है 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा और भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करके वो धोखा खा चुके थे। इसलिए विभिन्न नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर तिथीय चेक कहा। और नेहरू ने इसे कहा था उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी यह योजना जो है भारत में अनेक विभाजन के दरवाजे खोल देती, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान का अस्थायी सदस्य चुना, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।